तो आज हम बात करने वाले हैं 26 जनवरी की, यानी हमारे गणतंत्र दिवस पर। अब ये एक ऐसा विषय है ना जिसके बारे में हम सबको लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। बिल्कुल। मतलब छुट्टी होती है, दिल्ली में एक बड़ी सी परेड होती है और स्कूलों में लड्डू मिलते हैं। हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए यही इसका मतलब है। पर जब हमने इस विषय से जुड़ी जानकारी को खंगालना शुरू किया तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जो इस दिन को देखने का नजरिया ही बदल देती हैं। सही बात है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना की सालगिरह नहीं है। नहीं, ये एक जिंदा सांस लेती हुई जिम्मेदारी है। ये बात बहुत अच्छी कही। अक्सर हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को एक ही जैसा समझ लेते हैं। हाँ, कि दोनों आजादी का जश्न है। बिल्कुल, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, 15 अगस्त 1947 वो दिन था जब हमें बरसों की गुलामी से आजादी मिली। जैसे किसी ने हमारे पैरों की बेड़ियां खोल दी हों। हाँ, बिल्कुल ये। लेकिन फिर सवाल ये था कि अब हम चलेंगे कहाँ, किस दिशा में, कौन से रास्ते पर? मतलब आजादी तो मिल गई, पर उस आजादी का करना क्या है, इसका कोई नियम कायदा नहीं था। कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। हाँ, ये तो ऐसा हुआ कि आपको एक घर की चाबियां तो मिल गईं, लेकिन घर में कौन कहाँ रहेगा, क्या नियम होंगे, इसका कुछ पता ही नहीं। बिल्कुल यही। और 26 जनवरी 1950 वो दिन है जब वो ब्लूप्रिंट, वो रूल बुक लागू हुई। हमारी रूल बुक, हमारा संविधान। हाँ, इसी दिन भारत सही मायने में एक गणराज्य बना। गणराज्य का मतलब है एक ऐसा देश जिसका मुखिया कोई राजा या रानी नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। बिल्कुल। हम ब्रिटिश डोमिनियन के साये से निकलकर पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़े हुए उस दिन। तो चलिए इसी सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ। आजादी से लेकर संविधान लागू होने तक की कहानी क्या है? और सबसे दिलचस्प सवाल, 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? क्योंकि संविधान तो, जहां तक मुझे याद है, 2 महीने पहले ही 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। सही। और सबने उस पर दस्तखत भी कर दिए थे। तो फिर ये 2 महीने का इंतजार क्यों? ये इंतजार ही पूरी कहानी का सबसे, कह सकते हैं, काव्यात्मक हिस्सा है। अच्छा। जैसा कि आपने कहा, संविधान 26 नवंबर को तैयार था, जिसे आज हम संविधान दिवस के रूप में मनाते भी हैं। हाँ, मनाते हैं। लेकिन उसे लागू करने के लिए 2 महीने रुकने का फैसला एक बहुत सोचा समझा और प्रतीकात्मक कदम था। इसकी जड़ें 1950 से भी 20 साल पहले 1930 में है। 1930 मतलब आजादी के संघर्ष के दौरान? हाँ, बिल्कुल। उस समय तक कांग्रेस पार्टी डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही थी, यानी ब्रिटिश राज के तहत स्वशासन। अच्छा। लेकिन युवा नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उनका दबाव था कि अब हमें पूरी आजादी चाहिए। पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज। तो दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह तय हुआ कि अब हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इसी अधिवेशन में यह भी तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा। तो उस दिन पूरे देश में तिरंगा फहराया गया और आजादी की शपथ ली गई। हाँ। जबकि असलियत में हम गुलामी थे। बिल्कुल। वो एक ऐलान था, एक संकल्प था। और फिर हर साल 1947 तक 26 जनवरी का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के तौर पर मनाया जाता रहा। हर साल। तो जब 1949 में संविधान बन के तैयार हुआ तो हमारे नेताओं ने सोचा कि इस ऐतिहासिक दस्तावेज को लागू करने के लिए उस दिन से बेहतर और क्या हो सकता है, जो दशकों से हमारे आजादी के सपने और संकल्प का प्रतीक रहा है। बिल्कुल, ये उस पुराने वादे को निभाने जैसा था। वाह, ये जानकारी तो इस तारीख को एक नया ही मतलब दे देती है। मतलब ये सिर्फ एक प्रशासनिक तारीख नहीं है, बल्कि ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के उस सपने को एक श्रद्धांजलि है। सही कहा। तो ये तो हुई तारीख की बात। हाँ। अब आते हैं उस दस्तावेज पर, हमारे संविधान पर। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ये आंकड़ा हम सबने सुना है। हाँ। लेकिन इसकी पीछे की मेहनत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। अंदाजा लगाना वाकई मुश्किल है। आप सोचिए, एक ऐसा देश जो धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के हजारों टुकड़ों में बटा हुआ है। रियासतें हैं। हाँ, रियासतें हैं, जहां गरीबी और अशिक्षा चरम पर है। उस देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाना था जो सबको साथ लेकर चल सके। ये बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। ये सिर्फ कानून लिखने जैसा नहीं था, ये एक राष्ट्र की आत्मा को गढ़ने जैसा था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी ने दुनिया के लगभग 60 संविधानों का अध्ययन किया। 60 संविधान? मतलब हमने हर जगह से अच्छे विचार लेने की कोशिश की। हाँ,
लेकिन नकल नहीं की, ये समझना जरूरी है। हमने आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार लिया, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए, लेकिन उन सब को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ढाला। ये एक बहुत बड़ा बौद्धिक और वैचारिक मंथन था। संविधान सभा में महीनों तक बहसें चलती थीं, हर एक शब्द पर, हर एक कॉमा पर बहस होती थी। जैसे कि कोई उदाहरण है? जैसे देश का नाम इंडिया हो या भारत, राष्ट्रभाषा क्या हो, नागरिकों के अधिकार क्या हों और उनकी सीमाएं क्या हों, इन सब पर बहुत लंबी बहसें हुई। तो ये जानना दिलचस्प है कि ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं था, बल्कि सैकड़ों लोगों के बीच चली लंबी बहसों का नतीजा था। बिल्कुल। अब अगर हम संविधान के दिल की बात करें, तो वो है मौलिक अधिकार। हमारे पास जो जानकारी है वो इसे सिर्फ कानूनों का पुलिंदा नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का जीवन संदेश कहती है। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संविधान हमें कुछ ऐसी गारंटियां देता है जिन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता, सरकार भी नहीं। अच्छा। ये हमारे नागरिक होने का आधार हैं। जैसे बोलने की स्वतंत्रता। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, बल्कि ये कि आप सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, एक लोकतंत्र में नागरिक का चुप रहना सबसे खतरनाक होता है। और समानता का अधिकार भी है। इस सुनने में बहुत सीधा लगता है कि कानून के सामने सब बराबर है। हाँ, लगता तो सीधा है। लेकिन उस समय के समाज को सोचिए, जहां छुआछूत और जाति के आधार पर भेदभाव आम था। उस समाज में ये कहना कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, बराबर है, ये अपने आप में एक क्रांति थी। हाँ, बहुत बड़ी क्रांति थी। और इसी के साथ जुड़ा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था। माहौल बहुत तनावपूर्ण था, बहुत ज्यादा। ऐसे में ये तय करना कि हमारा देश किसी एक धर्म का नहीं होगा, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, जहां हर किसी को अपनी आस्था मानने की पूरी आजादी होगी, ये एक बहुत साहसिक और दूरदर्शी फैसला था। ये अधिकार हमारे देश की विविधता की आत्मा है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। हम अक्सर अपने अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं, करते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों या कर्तव्यों की बात आती ही चुप हो जाते हैं। और हमारा संविधान इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। हाँ, और ये संतुलन बहुत बहुत जरूरी है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना कर्तव्यों के अधिकार वो अराजकता बन सकते हैं। संविधान में बाद में मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। ये हमें याद दिलाते हैं कि एक नागरिक के तौर पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जैसे कि कौन सी जिम्मेदारियां? सबसे पहली, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। ठीक है। दूसरी, संविधान का और उसके प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। और तीसरी, जो शायद आज के समय में सबसे जरूरी है, वो है समाज में सद्भाव और भाईचारा बनाए रखना। भाईचारा? हाँ, हमारे संविधान की प्रस्तावना बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी की बात करती है। इसका मतलब है कि हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, भले ही हमारी भाषा, पूजा पद्धति या रहन सहन अलग हो। तो एक दूसरे का सम्मान करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो ये जो संविधान के आदर्श हैं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इनका सबसे बड़ा सार्वजनिक प्रदर्शन शायद हर साल 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होता है। बिल्कुल होता है। वो परेड सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, वो इन मूल्यों का एक चलता फिरता उत्सव है। बिल्कुल। उस परेड के दो हिस्से हैं और दोनों ही बहुत गहरे संदेश देते हैं। पहला हिस्सा है सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। हमारे टैंक, मिसाइलें, लड़ाकू विमान, ये सब देखकर गर्व तो होता है, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या है? इसका मतलब है कि हम अपनी संप्रभुता यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी की रक्षा करने में सक्षम हैं। ये दुनिया को एक संदेश है कि हमारी आज़ादी और हमारा संविधान सुरक्षित हाथों में है। और सेना उस संविधान की रक्षा की शपथ लेती है। हाँ। और दूसरा हिस्सा जो मुझे हमेशा से सबसे ज्यादा पसंद है, वो है राज्यों की झांकियां। हाँ। वो परेड का सबसे रंगीन और खूबसूरत हिस्सा होता है। और वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। जब आप देखते हैं कि पंजाब के भांगड़ा के ठीक पीछे केरल की कथकली वाली झांकी आ रही है और उसके बाद असम के बिहू की, तो ये क्या दिखाता है? अनेकता में एकता। ये अनेकता में एकता का नारा नहीं है, ये उसका जीता जागता सबूत है। हर झांकी अपने राज्य की संस्कृति,
उसकी विरासत या उसके विकास की कहानी कहती है। ये ऐसा है जैसे पूरा भारत कुछ घंटों के लिए उस एक सड़क पर उतर आया हो। बिल्कुल। वो झांकियां हमें याद दिलाती हैं कि भारत किसी एक रंग से नहीं बल्कि इन सभी रंगों से मिलकर बना है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सही कहा। वो परेड एक तरह से संविधान का विजुअलाइजेशन है। अच्छा। एक तरफ सैन्य शक्ति जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है, और दूसरी तरफ सांस्कृतिक विविधता जो उन सीमाओं के अंदर फल फूल रही है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। हाँ, बिल्कुल। अब इन सब बातों का आज के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए क्या मतलब है? ये बहुत जरूरी सवाल है। उनके लिए गणतंत्र दिवस अक्सर एक छुट्टी का दिन होता है, लेकिन जानकारी में इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि ये सिर्फ झंडा फहराना या देशभक्ति के गाने सुनने का दिन नहीं है, नहीं, बल्कि आत्ममंथन का दिन है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आत्ममंथन, इंट्रोस्पेक्शन। ये दिन हमें रुककर सोचने का मौका देता है। ये हमें खुद से कुछ सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। पहला सवाल, क्या हम एक जिम्मेदार नागरिक बन रहे हैं? जिम्मेदार नागरिक, इसका मतलब क्या है? जिम्मेदार नागरिक होने का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं होता। इसका मतलब है ट्रैफिक लाइट पर रुकना, सड़क पर कचरा ना फेंकना, टैक्स समय पर भरना। ये छोटी छोटी बातें ही एक देश का चरित्र बनाती हैं। अच्छा, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है, क्या हम अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं? क्या हम समाज में भाईचारा बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली बहसों का हिस्सा बन रहे हैं? ये तो बहुत प्रासंगिक है आज के समय में। बिल्कुल। जब हम किसी दूसरे समुदाय के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी सुनते हैं और चुप रह जाते हैं, तो हम अपने संवैधानिक कर्तव्य को निभाने में नाकाम हो रहे होते हैं। और तीसरा सवाल? और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं? ये योगदान कुछ भी हो सकता है। एक छात्र के तौर पर ईमानदारी से पढ़ाई करना देश सेवा है। सही बात है। एक डॉक्टर के तौर पर मरीज का अच्छे से इलाज करना देश सेवा है। एक कर्मचारी के तौर पर अपना काम पूरी लगन से करना भी देश को आगे बढ़ाना है। मतलब देशभक्ति कोई वर्दी नहीं है जो साल में 2 दिन पहन ली जाए। नहीं, ये एक व्यवहार है जो हमारे हर काम में झलकना चाहिए। बिल्कुल सही। जानकारी में एक बहुत शक्तिशाली बात कही गई है कि ईमानदारी, अनुशासन, मेहनत और राष्ट्रभक्ति ही उन महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमें ये लोकतंत्र दिया। मतलब सिर्फ मूर्तियों पर फूल चढ़ा देना काफी नहीं है, उनके बताए रास्तों पर चलना ही असली सम्मान है। बिल्कुल। जब हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो हम सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हैं। जब हम ज्ञान और विज्ञान की बात करते हैं तो हम नेहरू को याद करते हैं। और जब हम समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति के अधिकारों के लिए खड़े होते हैं तो हम डॉक्टर अंबेडकर के सपने को साकार कर रहे होते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि गणतंत्र दिवस कोई बीती हुई घटना नहीं है। नहीं है। ये एक विचार है, एक संकल्प है जिसे हमें हर रोज जीना होता है। जैसा कि एक जगह कहा गया है, देश केवल सरकार से नहीं बल्कि हम सभी से बनता है। ये लाइन हमें दर्शक की कुर्सी से उठाकर खिलाड़ी बना देती है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में नागरिक सिर्फ एक वोटर नहीं बल्कि एक हिस्सेदार हैं, एक स्टेक होल्डर। हाँ, एक स्टेक होल्डर। देश की सफलता और विफलता दोनों में हमारी बराबर की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हमें हर दिन निभानी है, सिर्फ 26 जनवरी को नहीं। तो इस बातचीत को खत्म करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। क्या सवाल हो सकता है? देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना बंधुत्व की बात करती है, यानी भाईचारे की। ये एक बहुत बड़ा और आदर्शवादी शब्द लगता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस बड़े से विचार को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल लेवल पे। हाँ, बिल्कुल। अपने काम की जगह पर, अपने पड़ोस में या अपने परिवार की बातचीत में हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को ये महसूस हो कि वो अकेला नहीं है, कि हम सब एक हैं।